आज सफर बलोचिस्तान का जो सिलसिला है उसकी आखिरी कड़ी है, आखिरी नशिस्त है। आज जी बिल्कुल। आज हमारी बात हुई थी कि मतलब जो हमारे अक्सर हम लोग इतना ट्रैवलिंग करते हैं, मैं चाहे जितना भी बोलूं तो लोग उस पे वो नहीं करते। मैंने कुछ ये कहा था कि मैं मतलब अपने दो तीन ऐसे होस्ट जिनको मैंने होस्ट किया बलूचिस्तान में उनको इनवाइट करूंगा। तो मैं अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो लोग अभी तक ऑनलाइन तो नहीं हुए, मगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जल्दी ऑनलाइन होंगे। मैंने उनको रिमाइंडर भी दे दिया था। जी वालेकुम सलाम नजीब साहब, खुश आमदीद। हमने आपको गुज़िश्ता नशिस्त में आपकी कमी महसूस हुई। अच्छा है आज आप। बहुत शुक्रिया वेलकम करने के लिए। एंड वाकई लास्ट टाइम मैंने मिस किया पूरे रास्ते। आई वाज थिंकिंग यार बड़ा कुछ डिस्कस हो रहा होगा और मैं सफर में। उनका इंतजार करते हैं जो होस्ट है, अगर आए तो इंशाल्लाह उम्मीद है वो आ जाएंगे। तो वैसे सेशन अच्छा। को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बलूचिस्तान की मतलब हर जगह की स्पेसिफिकली एक अपनी आर्किटेक्चर का स्टाइल होता है। तो बलूचिस्तान का भी अपना है, बलूचिस्तान का भी अपना है स्पेसिफिकली। जो मैं जिसको मतलब दो रीजन को मैं दो में डिवाइड करता हूँ। एक साउथ है, एक नॉर्थ है। मतलब नॉर्थ का एक अपना आर्किटेक्चर है, स्टाइल है, क्योंकि नॉर्थ पे स्नोफॉल वगैरह होती है और सर्दी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे आर्किटेक्चर डिजाइन एक अलग सा है। और इसके अलावा साउथ का भी एक अलग सा है। मतलब अगर आप साउथ बलूचिस्तान में गए होंगे तो हमारे जितने भी घर हैं, मतलब जो भी जैसा भी घर बनता है वो साउथ फेस होता है। उसका डोर जो मेन डोर है हमेशा साउथ फेस होता है। हम लोग मतलब बलूचिस्तान में ये कोशिश करते हैं कि जो नॉर्थ फेसिंग में डोर वगैरह ना बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ठंडी हवाएं चलती है। नॉर्थ से हवा आती है, उसको एक गुरीच बोलते हैं। वो गुरीच हवा चलती है, और बाकी अगर डस्टी हवा चलती है तो उससे कमरा ठंडा हो जाता है, या मतलब उसमें मिट्टी वगैरह आती है। तो हम लोगों का आर्किटेक्चर डिजाइन इस तरह है कि उनका डोर जो है साउथ फेसिंग है। इसके अलावा मतलब हम लोगों का बलुस्तान में जो चीज जहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि हमारे मोस्टली मतलब आउटस्कर्ट्स में और सिटी एरियाज में मोस्टली हाउसेज हैं, वो मड हाउसेज है। मड हाउसेज क्योंकि हमारे बलुस्तान में मड इजीली अवेलेबल है। तो हम लोग मतलब पहले आजकल तो पक्के वाले घर आ गए। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये मतलब मड हाउसेज हैं, और उस पर छोटे मोटे डिजाइन बने होते हैं। टिपिकल वाले मड हाउसेज ये हैं कि मतलब दरमियान में बीच में डोर होता है और साइड पे दो उसके विंडोज होते हैं। और इसमें मतलब जो हम लोग अगर इसके अंदर जाएं, मैं मतलब अंदर हम लोग इसके मतलब उसमें विजिट करें तो ये उसके ऊपर मतलब खजूर का तना होता है। और उसका जो ऊपर जो फर्श है वो खजूर के पत्तों से बना होता है। मतलब उसमें खजूर से पत्तों से बनी हुई चटाई, तो हम लोग वो यूज करते हैं। इसका ये फायदा होता है कि मतलब ये सर्दियों में गर्म रहता है, मतलब इसमें एवोपरेशन और वगैरह जो चीजें हैं वो कम होती हैं। और गर्मियों में ये ठंडा रहता है। मतलब जितनी मतलब इसकी ये खास बात है ना, ये जल्दी मतलब अगर धूप है, नॉर्मल जो पक्के वाले घर हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अभी कच्चे वाले मकान की ये खासियत ये है कि वो इतनी जल्दी ठंडे नहीं गर्म नहीं होते। अगर मतलब एक दफा फिर अगर विंटर्स में एक दफा गर्म हो गए तो वो इतनी जल्दी ठंडे नहीं होते। तो उनका ये खासियत है। और हमारे बलुस्तान में मोस्टली जो पहले ट्रेडिशन होती थी वो एक मतलब नॉर्मली आजकल के घर तो बंद होते हैं। मतलब घर में होता है हॉल सिस्टम, होता है चार कमरे वगैरह सब अटैच होते हैं। बलुस्तान में घर इस तरह बनाए जाते थे, मतलब एक रेल, लगता है कोई रेल जा रहा है। मतलब एक कमरा उसके साइड में दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा। और जिसके पास मतलब हैसियत होती थी वो सामने एक बरामदा बनाता है। बरामदा टू सेव द डोर्स फ्रॉम द शेड। वैसे बरामदा बहुत कम पे यहाँ पे बनता है। और जिस तरह आप लोगों को ये स्लाइड में दिखाई दे रहा है कायद आजम रेजिडेंसी, ये जियारत में है। ये नॉर्थ वाले घर हैं। अभी देखें ये मतलब इनको ऊपर वो दिया हुआ है, चादर की एक शीट दी गई हुई और स्लोप में दी गई हुई। क्यों? क्योंकि इस एरिया में स्नोफॉल ज्यादा होता है। स्नोफॉल ज्यादा होता है तो स्नोफॉल मतलब छत के ऊपर बर्फ ना जमे या ना रहे। अगर ज्यादा मतलब अगर बर्फ वहां पे टिक गई तो सीपिंग शुरू हो जाती है, मतलब घर में पानी टपकना शुरू हो जाता है। तो इसको स्लोप किया गया है और चादर दिया गया है कि मतलब इसको ऐसी थोड़ी सी हल्की सी धूप लग जाए तो स्नोफॉल ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है। और साउथ में जो हमारे अक्सर घर हैं इनमें मोस्टली मोस्टली हम लोग मतलब मड हाउसेस के अलावा मतलब सारी चीजें हैं डेट पाम की। डेट पाम में मतलब इसमें जो मेन ट्रंक यूज होता है वो डेट पाम का ट्रंक यूज होता है, जिसको हम लोग बलूची में कुंट बोलते हैं।
उसको घर में मतलब 3 या 4 मतलब लगा लेते हैं। इसके अलावा जो फिर मतलब बैम्बूज वगैरह इंस्टॉल करते हैं। बैम्बूज के बाद फिर हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो खजूर के पत्तों की बनी हुई, मतलब उसको जो पत्तों का, उसको बलूची में कर्ज बोलते हैं। फिर वो कर्ज स्टाइल में दे दे के उसको आराम आराम से मतलब खजूर के पत्तों से ही उसको बना बना के, ताकि वो स्टाइल बन जाता है। ये जो बाकी आप स्टाइल दिखा रही हैं मोस्टली मतलब सिंध या तरपार करके, हमारे यहाँ इस तरह स्ट्रक्चर नहीं बनती। मतलब ऑफ कोर्स जिस इलाके में जो चीजें ज्यादा पाई जाती हैं उसी चीजों से वो मतलब घर बनाते हैं। तो हमारे मतलब मड और वाशुक में, हमारे वाशुक में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्योरली स्टोन स्टोन से बनाए गए हैं। मैं मैसेज में शो कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली मैं अपने वाशुक के टूर पे गया तो वहां पे मैंने पिक्चर्स खींची थी। तो मैं वाशुक के कुछ घर आप लोगों को शो करता हूँ मैसेज में। कहूंगा क्योंकि बलूचिस्तान जैसे हमें पता है कि एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया कवर करता है और इसमें मुख्तलिफ अकवाम के लोग रहते हैं। उनका स्टाइल अलग है, उनका ओरिजिन अलग है, कोई कहाँ से है तो कोई कहाँ से, तो वो अपनी कल्चर कह लें या अपना हेरिटेज कह लें साथ लेके आए हैं। अभी जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि यार बलूच बेल्ट में हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादातर मड का होता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल थिंग्स जो उस पर अफेक्ट करती हैं। और उसके अलावा सहूलियात और चीजों के फुकदान की वजह से भी जो है वो कंस्ट्रक्शन हमारी ज्यादातर मड की वजह से मड है, और मड ही से रेलिवेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स बने हैं। लेकिन इसमें एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारा अगर बलूच बेल्ट देखा जाए वहां पे घर होते हैं बहुत समझ लें कि बहुत कम इस तरह के होते हैं कि जहाँ पे बाउंड्रीज घरों की होती एज कम्पेयर टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द बलूचिस्तान, जबकि नॉर्दर्न जो बलूचिस्तान है वहां पे आपको बड़े बड़े किले मिलेंगे। मेजोरिटी में आपको अगर आप फार फ्लंग में जाते हैं तो आपको बड़े बड़े किले मिलते हैं और उसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े ब्रिजेस जो है उसके कॉर्नर्स पे लगे होते हैं, और काइंड ऑफ समझ लें कि ये बिल्कुल एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि हरनाई जियारत और ये जो बेल्ट है जो आधा हमारा साउथ बलूचिस्तान के साथ कनेक्ट होता है और आधा जो है ये उसका नॉर्थ बलूचिस्तान के साथ कनेक्ट होता है, ये समझ लें कि उसकी बाउंड्री लाइन। यहाँ पे आपको मिक्स किस्म का स्ट्रक्चर मिलता है। कहीं जियारत में आपको लगेगा कि बड़े स्लैब्स होते हैं स्टोन के, उनकी बाउंड्री वॉल लगाई जाती है, और घरों पे जो है वो वहाँ का जो नेटिव प्लांट है जिसे हम कहते हैं कि पाइन, उसके पत्ते वगैरह और उसका जो है वो बाकियात चीजें जो है वो घरों में इस्तेमाल की जाती है उसके कंस्ट्रक्शन में। जबकि दूसरे एंड पे अगर हम देखें हमारा जो बाउंड्री लाइन है बलोच एंड पश्तून बेल्ट के दरमियान का, नॉर्थ एंड साउथ बलूचिस्तान, वहां पे कुछ घर जो है वो पीश की छतें उन पे की जाती हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ मड और उसके ऊपर जो है वुड इस्तेमाल किया जाता है, और घरों का स्ट्रक्चर इस तरह। इंटरेस्टिंगली अगर आप जाते हैं मुसा खेल और उसके एरियाज में फार फ्लंग्स में, तो वहां पे आपको स्टोन क्रेविंग्स मिलती है। स्टोन्स को क्रैव करके ईंटें बनाई जाती हैं और उन्हीं ईंटों का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये ज्यादातर आपको जोब, शिरानी, जियारत और उसके साथ जो है सिंजावी, इन रीजन में आपको ये कंस्ट्रक्शन मिलती है जो ना मड है ना वुड है, प्योर स्टोन है। और उसको कट ऑफ किया जाता है। वो स्टोन भी ऐसा नहीं है कि उसको क्राफ्ट इन्होंने आसानी से किया होता है, वो वहां पे इनके पहाड़ कुछ इस स्ट्रक्चर के हैं कि इनको बड़े बड़े स्लैब्स मिल जाते हैं, तो ये उसको पार्ट्स में ईंट की शेप दे देते हैं जो कि नॉर्मल ईंट से बड़ी होती है, फिर उसका घर कंस्ट्रक्ट होता है। और उसके साथ अगर हम देखें किला सैफुल्ला साइड जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ जो है वो कनेक्ट होती है। कमरदीन, टुबलाई, किला सैफुल्ला की जो है वो उसी भी है, और इनकी वो बॉर्डरिंग रीजन है जो अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट होती हैं। तो वो कल्चर वहाँ पे जो है रिहाइश वहाँ पे जो है वो अफगान इन्फ्लुएंस, वहाँ पे यही पत्थरों वाला स्ट्रक्चर है ज्यादातर। और उसके अलावा जो है जो मैंने देखा है, विटनेस किया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं डेवलपमेंट सेक्टर में होता हूँ तो फील्ड्स पे जाना होता है, जैसे वे जैसे शहाब बलोच हैं, उनका भी डेवलपमेंट सेक्टर से एक्सपीरियंस है, तो बड़ा फार फ्लंग और डीप जाना होता है। वहां पे मैंने देखा कि लोगों के घर जो है वो गारों में होते, यू विल नॉट बिलीव, आज भी बलूचिस्तान में हमारे कुछ लोग, कुछ कबाइल गारों में रहते हैं। आपको हरनाई की मैं मिसाल देता हूँ। हरनाई में जो हमारा मरी ट्राइब है, बुगटी एंड मरी ट्राइब, जो बड़े बड़े बलूच ट्राइब्स हैं, उनका एक सेकेंडरी पार्ट मरी है जो कि हरनाई में रिजाइड करता है, और वो लिटरली दे लिव इन केव्स।
और किला सैफुल्लाह में आई हैव विटनेस्ड ऑन द फार ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो वहाँ पे कनेक्ट होता है, वहां पे मैंने देखा पीपल लिव अंडरग्राउंड। फ्लैट ग्राउंड है, उस पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, बट यू विल फाइंड पीपल कमिंग आउट फ्रॉम द लैंड। तो जब आप उनके करीब जाते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं, वहां पे आपको पता चलता है कि यार ये इनका घर है, एंड आई हैव पर्सनली विटनेस दिस। तो बड़ा एक डाइवर्स किस्म का स्ट्रक्चर है, जो बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स है, आर्किटेक्चर है हमारा, वो अगर आप देखें तो वो अफगान, पर्शियन और टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान का जो कुछ अकवाम यहाँ पे करीब करीब रहती थी, उनसे इन्फ्लुएंस होकर स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ। ज्यादातर जो है वो यही है, किले हैं और तीश की बाउंड्रीज वाले घर होते हैं। और अगर हमारे टॉम्स देखे जाए तो द सेम वे जो वहाँ पे स्टोन्स यूज होते हैं, जो कलर यूज होते हैं, वो कलर स्कीम हमारी जो खानकाहें हैं, हमारे जो मज़ारात हैं, आपने मुल्तान में देखा होगा, लाहौर में देखा होगा, उस कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज है। और वो कलर जो है इन्फ्लुएंस बाय द पर्शियन आर्ट, ईरानी आर्ट से इन्फ्लुएंस है, इस वजह से जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे वो स्ट्रक्चर इतना ज्यादा संभाला नहीं गया, तो आपको बहुत कम कम चीजें इसकी देखने को मिलती है, लेकिन ये है यहाँ। तो आर्किटेक्चर वेरी करता है, जहाँ पे लोग घरों में रिजाइड करते हैं वो एक किस्म का है, जो पुराना यहाँ पे स्ट्रक्चर है बहुत बहुत सालों का पहले का। और हमारी समझ ले आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर किसी और तरह का दिखता है। और उसके अलावा फिर वो कैडर्स हैं कि कहीं पे वेल साउंड इनफ लोग रहते हैं तो वहाँ पे स्ट्रक्चर किसी तरह का है, और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे तो केव्स में रहते हैं। ये एक हकीकत है, और ये चीजें यहाँ का कॉन्ट्रीब्यूटिंग चीजें। तो मेरी तरफ से जो मेरी लर्निंग है, जो मैंने चीजें विटनेस की हैं, वो ये है। जी बहुत शुक्रिया नजीब साहब। और हमारे साथ बलूचिस्तान में तुर्बत से सोहेल नसीर साहब भी मौजूद है, अगर अपना कैमरा और माइक अनम्यूट करके अगर शामिल होना चाहिए। आप भी अगर कोई बलोची आर्किटेक्चर स्पेशली तुर्बत वगैरह के कुछ आप कुछ ऐड करना चाहें सोहेल साहब। जी जी, मैं अपने इलाके का थोड़ा बता सकता हूँ। मैं इतना बलूचिस्तान वैसे नहीं घूमा हूँ। मतलब अब बलूचिस्तान में मैं तुर्बत में रहता हूँ। तुर्बत में तो अब जदीद आर्किटेक्चर आ गया है। मतलब जो जिस तरह के घर लाहौर में है, उसी तरह के डिजाइन और बिल्कुल मटेरियल तुर्बत में भी यूज हो रहे हैं। मतलब कुछ घरों में मैंने ऑलमोस्ट मतलब स्विमिंग पूल्स वगैरह सब कुछ देखे हैं। लेकिन जो वहाँ के गांव हैं, तो एक तो जो शाह साहब ने जिक्र किया कि मड हाउसेज हैं हमारे गांव में। जो दश्त का इलाका है मोस्टली, वहाँ मड के अलावा आर्ट्स टाइप हाउसेज होते हैं। हम उन्हें कुड्डुक कहते हैं। मतलब वो सारा एक दरख्त के तने से, और एक दरख्त है पीश जिसे हम कहते हैं, जिसका लीव्स डेट ट्री लाइक्स होते हैं, लेकिन वो उससे ज्यादा घने होते हैं और वो हाउसेस के लिए ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो मोस्टली जो हमारे गांव के हाउसेस हैं, आर्किटेक्चर है, वो इन्हीं से बने होते हैं। मतलब वहाँ मड भी इतना ज्यादा नहीं यूज होता, बल्कि आर्ट्स हाउसेज होते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट इसका इंग्लिश नहीं पता है, उर्दू उसको किस तरह क्या कहते हैं, लेकिन हम उनको कोड्डुक कहते हैं। अब इसकी खुसूसियत ये होती है कि उस इलाके में मोस्टली और कुछ पाया नहीं जाता। मतलब ऑलमोस्ट एक रेगिस्तान टाइप इलाका है, जिसमें कुछ चीजें उगती हैं, हमारे जो इलाका है दश्त वहाँ पे। और दूसरा रीजन ये है कि ये बड़े कैरी किए जा सकते हैं। मतलब लोग प्रैक्टिकली अपना घर वो एक पोर्टेबल किस्म का घर होता है। मतलब उसमें कोई मटेरियल वेस्ट नहीं जाता। लोग एक जगह पे स्टे कर रहे हैं, अब अगर उन्हें कहीं और जाना है, क्योंकि कैद साली आ गई है किसी और वजह से, अब वो वहां नहीं रह पा रहे हैं, तो वो अपना सारा वो जो उनका आर्ट हाउसेज होता है, वो दरख्त के तने पे जो स्टैंड कर रहा होता है, और जो फिश के लीव्स होते हैं जिससे उन्होंने इसको पूरा ढक के एक स्ट्रक्चर बनाया होता है, उसको पूरा वो खोलते हैं, और फिर उसको कैरी करके किसी और जगह पे बिल्कुल इसी तरह से फिर से वापस से बना के एक घर बना लेते हैं। तो एक ये चीज अलबत्ता मुझे ऐड करना था कि ये बड़ा एक पोर्टेबल किस्म का, क्योंकि बलोच थे भी खाना बदोश। अब बलूचिस्तान के वाकई बहुत बड़ा इलाका है। हमारे इलाके में आर्किटेक्चर की ये खुसूसियत मेरे समझ में आती है। जी बहुत जी, मतलब मैडम इन लोगों ने सही कहा।
मतलब मैं भी इस पे जा रहा था, जो हमारे नोमैड ट्राइब्स हैं, मतलब जो बलूचिस्तान के मोस्टली नोमैड ट्राइब्स हैं, जो या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अक्सर। वो लोग इस तरह मूव करते हैं, मतलब वो उनकी बकरियां हैं जहाँ पे घास फूस होती है वहां पे मूव, वो उसमें परमानेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं बनाते। मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर से मड वगैरह स्टोन वगैरह नहीं बनाते। तो वो खजूर, मतलब हमारे पास दो तीन किक्कर के दरख्त होते हैं। ये जो सोहेल साहब बात कर रहे थे मजारी पाम के बारे में बात कर रहे हैं, उसको मजारी पाम बोलते हैं। मजारी पाम का लीफ मतलब अलग होता है, और वो मतलब इसमें खजूर की पत्तों से ज्यादा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज्यादा होती है। तो उसको हम लोग यूज करते हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि हम लोग उसको कुड्डिक बोलते हैं। तो ये नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं। हम लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो उसको करते हैं। इसके अलावा हमारा एक और चीज है जिसको हम लोग गिदान बोलते हैं। वो तो फुल स्पेसिफिकली नोमैड यूज करते हैं, या शेपर्ड्स वगैरह यूज करते हैं। गिदान इज मेड फ्रॉम द वूल ऑफ शीप। मतलब हमारे पास जो बकरे हैं या बकरियां हैं, वो जो बेड वगैरह हैं उनके बालों से बनती है। तो वो ब्लैक कलर का कपड़ा होता है, मोटा थिक ब्लैक कलर का कपड़ा होता है। बस ये लोग एक लकड़ी से एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, गिदान के ऊपर वो कपड़ा डाल देते हैं, और मतलब जिस हर तरफ से हवा आ रही है उसको उसी तरफ से थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो इट्स अ गुड स्ट्रक्चर। और मतलब ब्लैक होने के बावजूद वो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमेशा ठंडा रहता है, और मतलब उसको आसानी से, बस ऐसे ही वो 4 मंथ्स या 3 मंथ्स का टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर ये लोग किसी और जगह मूव करते हैं तो उसको, जिस तरह सर ने बताया कि उसको मूव करना आसान है। और जिस तरह उसमें नजीब बता रहे थे कि हमारे बहुत सारे ट्राइब्स हैं वर्ल्ड में, और मतलब लसबेला में दे लिव इन केव्स। कि लसबेला में हमारी एक सिटी है, उसको बाकायदा केव सिटी के बारे में बोलते हैं। उसमें मतलब नाउ अडेज नो वन लिव्स देयर, वहां पे रहता कोई नहीं है, मगर उसमें ये है कि केव्स बने हुए हैं, और उसको स्ट्रक्चर मतलब कमरे का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्योंकि लसबेला में गर्मी ज्यादा होती है, मतलब वो पहाड़ का मतलब पहाड़ का सहारा लेके उसमें से मतलब हीट को बीट करते थे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा, शहाद साहब ने हमें कुछ तस्वीरें अरसाल की हैं आर्किटेक्चर की, तो वो शहाद साहब अगर आप उनके बारे में कुछ हमें कुछ आगाही अगर दें। एक तो ये तस्वीर आपने हमें भेजी। जिस तरह में हम लोग बता रहे थे, ये देखें, ये नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर है। पीछे करें वो जो ये वाला स्ट्रक्चर मोस्टली, ये वाली इसके बारे में बता रहा हूँ। ये जिधर अभी मतलब औरत बैठी है, कशीदाकारी करी है इसके पीछे। ये हम हम्म। लोग वो किक्कर के वुड्स इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वो मजारी पाम के लीव्स हैं। अगर इसको साइडों से भी बंद कर दें तो बस ये परमानेंट स्ट्रक्चर मतलब वो बन जाएगा। इसको हम लोग मतलब घर के सामने फॉर शेड यूज करते हैं। पुराने जमाने में फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, तो इसमें वो मटके वगैरह रखते थे। और देखिए वो थोड़ा सामने भी आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये सारा खजूर के पत्ते हैं, मतलब इसमें खजूर के पत्ते हैं, और सारा इसमें इसको मतलब स्पेसिफिकली पीपल होते हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट नोमेड्स और शेपर्ड्स वगैरह सबको बनाना आता है, मगर इसके लिए स्पेसिफिकली पीपल्स होते हैं। उसको मतलब तरतीब से रखना, और उसी हिसाब से इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज यूज फ्रॉम डेट पाम। मतलब वो डेट पाम का रस्सी, डेट पाम का लीफ, डेट पाम का ब्रांच, डेट पाम का ट्रंक वो यूज होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये है मतलब बोतल, और बोतल में वो उसमें मजारी पाम का लीव यूज किया गया है। इसको इसकी लीव यूज करने की वजह यही है, नॉर्मली बोतल में पानी ठंडा हो जाता है। अगर इसमें मतलब इस मजारी पाम की लीफ की एक खासियत ये है कि वो मॉइस्चर को देर तक रिटेन कर सकती है, और मॉइस्चर होता है तो पानी ठंडा हो जाता है। तो इसको ये इस तरह बोतल को लीव में डाल के उसको शेपर्ड वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट। ये अभी मेरे रिसेंट वाशुक में मैं गया था, वहां की पिक्चर्स हैं। ये पहले ये मस्जिद वाज प्योरली मेड ऑफ स्टोन्स, मतलब ये सिर्फ स्टोन से बनाई गई थी दरमियान में, और कुछ नहीं था। अगर देखें आप साइड पे थोड़ा देख सकते हैं, वो स्टोन की वॉल अभी तक बाकी है। मगर इस दफा इनको मतलब लगता है बारिश वगैरह की वजह से नुकसान पहुंचे। बलूचिस्तान का जो मतलब इसको बोलते हैं अच्छी बात या बुरी बात, हमारा ऑलमोस्ट एवरी हेरिटेज साइट, एवरी आर्कियोलॉजिकल साइट इज मेड ऑफ मड। और मतलब कंटिन्यूअसली वेदरिंग की वजह से या बारिश की वजह से हमारे ऑलमोस्ट सारे साइट डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये हर साल मतलब आफ्टर मानसून रेन्स इसको लिपाई करना पड़ता है। अगर आपने लिपाई नहीं किया तो मतलब ये डैमेज हो जाएगा। ये मेरे अपने मतलब ये मेरे ग्रैंडफादर का घर है, पंजगुर में है। मतलब अभी इस कंडीशन में नहीं है, मगर ये मतलब इसमें पंजगुर में इस कंडीशन में हमारे घर हुआ करते थे। देखिए आप देख सकते हैं दरमियान में जो
दो तीन स्ट्रक्चर हैं वो थोड़े ऊपर हैं, उनमें हम लोगों ने विंडोज लगाए हुए ताकि वेंटिलेशन हो। और ये बरामदे में मतलब जब विंड अंदर मतलब वेंटिलेशन की वजह से इतने बरामदे बनाए होते थे, मतलब ये स्पेशली मेड ऑफ मड है। और ऊपर वो जो डेट पाम वाला स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके ऊपर जो इसकी जो छत है, यानी कि वही पाम के जो आप क्या कह रहे हैं पत्ते हैं वो हैं, इनकी जी छत हाँ, है। मतलब इसका जेट पाम का जो ट्रंक है वो दरमियान में यूज होता है। बाकी मतलब नॉर्मल हम लोग इसको बैम्बूज देते हैं, बैम्बूज के बाद वो जो डेट पाम के लीव्स हैं हम लोग वो देते हैं। और ये जो सबसे ऊपर वाली पिक थी वो टावर वाली, वो शो करें। ये ये इसको हम हाँ। लोग शगन्स बोलते हैं, शगन्स बोलते हैं। मतलब जब गर्मी ज्यादा होती है तो हम लोग इस तरह ये वाशुक है नाग। नाग में जिस तरह अब ये देख रहे हैं ना, हमारे मोस्टली घर मतलब 80 to 90% घर इस डिजाइन में होते थे। तीन चार कमरे एक साथ होते थे। ये जो पीछे पीछे छोटे हैं ये मतलब एज अ स्टोर या एज अ ड्रेसिंग रूम काम करते हैं। टिपिकली ये वॉशरूम नहीं होते, मतलब इनको तो वॉशरूम हम लोगों का एक अलग से एक बड़ा होता है, मतलब इसमें वो कपड़े वगैरह या बिस्तर वगैरह रखने के लिए यूज होता है। तो इस तरह मतलब देखें, सीधा एक स्ट्रक्चर सीधा जा रहा है और हमेशा इसका जो फेस है वो साउथ की तरफ होता है, मतलब ये बैक इसका नॉर्थ की तरफ है ताकि ठंडी हवाओं से बच सके। यानी ट्रेडिशनल सिस्टम में हवा का और सूरज का, इसका बहुत ज्यादा यानी ध्यान रखा जाता है। बहुत ज्यादा, मतलब जो भी घर बनता है वो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि मतलब उसका हवा को देखें, सूरज मतलब डायरेक्ट अंदर ना आए। मतलब हम्म। अगर मतलब कुछ रूम हैं जिनको हम लोग सन रूम कंसिडर करते हैं, उनका फेस सिर्फ ईस्ट की तरफ होता है कि उसमें डायरेक्ट मतलब अगर धूप आए या ना आए, मतलब वो कुछ अभी स्पेसिफिकली कुछ ऐसे रूम्स होते हैं जिनमें सर्दियों में बैठा जाता है, कुछ ऐसे रूम होते हैं जिनमें गर्मियों में बैठा जाता है। बिल्कुल यही चीज के गर्मियों वाले रूम जैसे सन रूम है आजकल के दौर, मॉडर्न दौर में तो ये बल्कि मेरे ख्याल है कुछ जखीरा करने के लिए भी कुछ रूम्स होते होंगे जहाँ पे ज्यादा ना हाँ, पहुंचे। स्टोर रूम्स हैं, मतलब स्टोर रूम्स हैं, उनको भी इस तरह बनाया जाता है कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है। स्टोर रूम्स का मतलब जहाँ पे ये गंदम वगैरह चावल वगैरह अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो उसकी साइज हमेशा छोटी हुआ करती थी, छोटी हुआ अच्छा। करती थी। उसमें कोशिश करते थे कि मतलब ये जो वेंटिलेशन विंडोज वगैरह ना हो, सिर्फ एक स्पेसिफिक डोर हो और विंडोज वगैरह ना हो ताकि उसमें मतलब धूप हवा वगैरह कुछ ना जाए। सही सही। तो इसमें आप लोग और स्टोर। दूसरी अच्छा। पिक शो करें प्लीज। अच्छा, ये मतलब इसमें खजूरें वगैरह और ये चीजें, हाँ, गंदम। मतलब इसमें खजूर को हम लोग मतलब पुराने जमाने में जो खजूर की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग हाँ। बस खजूर को एक गोट स्किन होता था, चमड़े का बना होता था, मतलब उसमें ये होता था कि उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब उसमें हवा नहीं जाती। उसमें खजूरों को डाल के फुल प्रेस करते थे ताकि मतलब वो रखा जाए, मतलब उसमें वैक्यूम की वजह से खजूरों का शेल्फ लाइफ 6 से 8 महीने हो जाता था। सही सही। अच्छा, ये एक और बहुत अच्छी तस्वीर आपने शेयर की है, जो है ये ये इसको मतलब हम लोग शगन्स बोलते हैं। ये मोस्टली हम लोग अपने बाग वगैरह में बनाते हैं, बाग वगैरह में बनाते हैं। ये नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। इसके आगे मतलब हम लोगों का एक कांटा होता है। कांटा है, कांटेदार पुल है वो, मतलब अक्सर डेजर्ट में पाया जाता है। उसको जमा करके हम लोग इसके इर्द गिर्द लगा लेते हैं। फिर मतलब आजकल नया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बने हुए हैं, पहले पुराने थे। इसको एक दफा पानी से छिड़काव कर दे, मतलब इसके पीछे जो छिड़काव कर दे, फिर वो कांटे में से जब ठंडी हवा गुजरती है तो वो एक हिसाब से कूलर का काम करता है। ठंडी गर्म हवा गुजर के कांटे में से ठंडी होके वो आपको लगती थी। मतलब ये इसको शेड बनाने का मतलब वो होता था, मकसद यही होता था। ये अक्सर मतलब सिर्फ गर्मियों में बनाया जाता है, गर्मियों में बस, ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। यानी ये बागों की, जहाँ पे भी आप बलूचिस्तान में अगर बाग देखेंगे तो कॉमन हाँ, फिर आपको नजर आएगा कि वहां से लुत्फ अंदोज ये होने मतलब की। यहाँ पे बैठा भी जा सकता है, यहाँ पे मतलब सोया भी जा सकता है, या बाकी ऐसी चीजें हैं जो इसको यहाँ पे स्टोर वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और तस्वीर आपने शेयर की थी, ये जो गारों की बात हो रही थी रहने की। ये गारों की स्पेसिफिकली ये तस्वीर मैंने ली थी वर्ड में। और वर्ड में मतलब ये किस हिसाब से मतलब ये स्टोर बनाया गया है इसमें। फार्मर जो हार्वेस्टिंग के बाद अपने वीट इसमें मतलब स्टोर करते हैं। ये एक पहाड़ का एक वैसे कुदरती एक स्ट्रक्चर है, उसको आगे से बस मिट्टी लगा के बंद कर दिया गया है। तो मतलब ये इसमें रहने का ये स्ट्रक्चर नहीं था, इसमें सिर्फ स्टोर मतलब फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ये गंदम वगैरह अपने इसमें स्टोर करते थे ताकि इसमें मतलब टेम्परेचर भी मेंटेन रहता था और शेड भी मेंटेन रहता था। बहुत खूब बहुत खूब। So, हाँ, so I बाकी think let's
हाँ, अभी हाँ। फिलहाल बात चल रही है वैसे कि आर्किटेक्चर की, और इन्होंने अभी शहाबुद्दीन साहब ने बताया है कि बाग हर जगह का, नॉर्थ का हमने अलहदा देखा है, साउथ का अलहदा स्ट्रक्चर देखे हैं। और यहाँ तक कि हम्म। अभी भी कहते हैं कि अभी एक कि गार में भी अभी भी आबादी है, वहां पर भी अभी भी लोग बसते हैं। और अभी हमने वो स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने नॉर्थ का देखा, साउथ का देखा, फिर बेम्बू से जैसे बनते हैं और मड हाउसेस बनते हैं, और पत्थर के ट्रेडिशनल हमने आर्किटेक्चर देखा है यहाँ पे बना हुआ। हम्म। एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। अच्छा हाँ, अभी बात हो रही थी बागात की, कि अभी शाहबुद्दीन साहब ने एक इमेज शेयर किया था, उसमें यही हम देख रहे थे कि बागात के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसको फिर कैसे ठंडा रखा जाता है, उसके अंदर से हवा का कैसे बंदोबस्त किया जाता है। फिर बलूचिस्तान के जो अभी भी जो वहाँ पे विजडम बाकी है कि घर बनाते हुए हवा का रुख देखा जाता है, सूरज का रुख देखा जाता है। ये चीजें हम अभी तक जो हमने बात की उसके अंदर से जो याद रहा, जो इसका हौसले बहसले हम्म। था। और हमारे हम्म। साथ अदनान बाजवा साहब भी मौजूद है। जनाब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो खुद कहीं इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। और बहुत दिलचस्प था, मैं तो शुरू से सुन रहा था, देख रहा था नजीब साहब ने जैसे बताया और शाहाब साहब ने। मैंने इनफैक्ट वो मैसेज भी लिखा था, शायद आपकी नज़र से गुजर गया है, कि जो आपने अपने दादाजी का घर दिखाया, इस तरह की हवेलियां पंजाब में जो गर्म इलाके हैं वहाँ भी कॉमन है। जो है पर्टिकुलरली एक काना है, उसकी छत होती है, या बैम्बूज की छत होती है, वगैरह वगैरह। एनीवेज, मैं अभी सवाल लिख रहा था तो अच्छा है कि आपने मुझे बुला लिया, तो मैं भी बोल ही देता हूँ। ये जो घर बनाते हैं, आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, साउथ का दिखाया है, नॉर्थ का दिखाया है, वगैरह वगैरह। इज देयर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जो जो जनरेशनल टू जनरेशन ये करती आई है, तो वो एक्सपर्ट है ये बनाने पे, या फिर हर कोई अपना घर खुद ही बनाता है? पंजाब में क्या है कि एक कम्युनिटी हुआ करती है, अभी भी खैर गांव के अंदर तो वो कर ही रहे हैं, कुम्हार कम्युनिटी है। वो बहुत एक्सपर्ट थे मट्टी का काम करने को लेके, घरों को बनाने के लिए, बर्तन को बनाने के लिए। तो इज देयर एनी सच कम्युनिटी इन इन बलोचिस्तान एज वेल? मेरा ये सवाल था। इसमें अगर देखा जाए वैसे नॉर्मली ये किस्म की क्राफ्ट है। ऐसा स्पेसिफिक कोई कौम या स्पेसिफिक कोई खास लोग नहीं है जो ये करने वाले। हाँ, ये है कि इसके जो कारीगर हैं या इसके स्पेसिफिक स्किल्ड लोग हैं वो ये काम करते हैं। और इसको ऐसा समझ लें कि स्किल लोगों ने अडॉप्ट किया है जो ये काम करने वाले हैं, जो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ा टफ भी है। इसमें अगर हम मड की बात करें तो मड की प्लेसमेंट और उसका जो डायरेक्शन है घर का और उसके रूम्स की और इसकी वेंटिलेशन की, पूरा एक स्ट्रक्चर है और एक पूरा समझ ले कि एक साइंस है कि ये इसको किस तरह डिजाइन करना है। सो द पीपल हु नोज दिस, जिनको ये आता है वो ये करते हैं। लेकिन ऐसी स्पेसिफिक कोई कम्युनिटी नहीं है जैसे कुम्हार पंजाब में है तो वो ये काम करते हैं। हमारी तरफ ऐसा नहीं। मसलन ये शायद मुझे आता हो स्किल, ये शायद साहब को आता हो या किसी और को आता हो जिन्होंने सीखा है, वो ये काम करते हैं। और इसी तरह अगर हम नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ द बलूचिस्तान कहें, वहां पे भी सेम इसी तरह है। वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स है, तकरीबन तकरीबन ज्यादातर ये गांव वालों को जो है इसका क्राफ्ट आता है, और वो स्टोन्स की क्रेविंग और उसके अलावा जो है इसकी प्लेसमेंट है, दे नो इट वेल और वो इसको करते हैं। लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली कोई कास्ट या कोई खास लोग इसके लिए नहीं। थैंक यू नजीब साहब। असल में ऐसा है कि मैं डॉट्स जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा है कि मैंने बहुत सारे कुछ मजदूर देखे हैं डिफरेंट विलेजेस के अंदर, जो मिट्टी के बहुत एक्सपर्ट हैं, मिट्टी के साथ काम करने के बहुत एक्सपर्ट हैं। और वो आमतौर पे वो पश्तून हुआ करते थे। तो मैं भी सरप्राइज था कि ये पश्तून, मतलब वो ठंडे इलाके से आते हैं, मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि मिट्टी तो बहुत ठंडी है, वगैरह वगैरह। तो मुझे आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन अभी मुझे मेरे ख्याल में अंदाजा हुआ है कि वो बलूचिस्तान से जो पश्तून थे वो थे। और वो मिट्टी को लेके, मतलब मैंने कई लोगों को देखा है कि उन्हें हायर करते हैं कि आप हमें फलां तरह की हवेली बना के दें, या फलां तरह का घर बना के दें, या पक्की दीवार बना के दें मिट्टी की। तो दे वर रियली हम्म। रियली गुड एट इट। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं, मतलब वो कहने को क्या है, जो भी एक्सपर्ट है कहा जा सकता है कि ये फलां कम्युनिटी से है। उसके लिए बेटा पैदा होना जरूरी थोड़ी है, मतलब ये स्किल है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाती है। आपका क्या ख्याल है इस हम्म। बारे में? बाकी शुक्रिया। ये अजीम साहब ने भी मेरी बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि साउथ पंजाब के अंदर जैसे आप घर दिखा रहे थे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह के घर, जो घर हैं मट्टी के घर बनाने वाले, वो साउथ पंजाब में भी बहुत कॉमन है। मैंने ये असल में सेंट्रल पंजाब के अंदर भी देखे हैं।
मैंने अपने गांव में देखे हैं, इसलिए मैंने वो बोला था कि उस तरह का हवेली हुआ करती थी। असल में ट्रेडिशन तो बिल्कुल। मट्टी से ही जुड़ी हुई है, चाहे किसी भी खित्ते से हो, जो कुदरत से जुड़े हुए लोग हैं। शहाबुद्दीन साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे इस सवाल के बारे में, जवाब में। असल में मेरा लालच ये था जानने के लिए कि जैसा वो बागात वाला खास तौर पे बताया है वो बहुत ही शानदार किस्म का है। तो हाँ आप बिल्कुल। नजीब साहब की गुजारिश से गुजारिश की जा सकती है या शहाब साहब से गुजारिश की जा सकती है कि थोड़ा सा टाइम दें, या फिर वो को बंदा दे दें जो जो इस तरह की कोई चीज हमें भी पंजाब में भी बना दे, क्योंकि गर्मी तो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ती है। कि किस तरह से उसको हवादार रखा जाता है, फिर उसको तर रखा जाता है, फिर उसको खुशबूदार रखा जाता है फूलों से सजा के, कि एक हवादार, खुशबूदार और प्लेजेंट उसका जो है उसका टेम्परेचर। जी शाह साहब। अदनान साहब, मैं अभी रिसेंटली वाशुक का मेरा एक विजिट हुआ। हमारा एक सोलर का सिस्टम है, हमें मतलब पीपीएल वालों ने ले लगा के दिया हुआ है। वो 1 साल से खराब है। उसका जो बंदा है वो लाहौर में बैठा हुआ है। उसको मंगवाना और उसको यहाँ पे बनवाना, उस पर 4-5 लाख खर्चा आता है। तो वाइस वर्सा, अगर आपने हमारा टेक्निकल बंदा आपको चाहिए तो आपने टिकट जहाज के करवाने होंगे, उसको वहां पे मंगवाना होगा। तो अभी हम लोग इस तरह बदला लेंगे। अगर आप लोगों ने मंगवाना है तो भाई इस तरह आप लोगों ने खर्चा करना पड़ेगा। जो और अदनान साहब, ये है कि इट्स अ स्किल जिसको आ गया, मतलब लोगों का जनरेशन टू जनरेशन है। मतलब मोस्टली मैंने अभी जो कुछ चीजें बनवाई थी अपने गांव में, नए जनरेशन को इतना नहीं आता। नए जनरेशन को ये पक्के वगैरह डिजाइन बहुत आते हैं। मगर अगर स्पेसिफिकली आपने कोई मड जो मड का काम करना है तो स्पेसिफिकली मैं अपने गांव में मतलब 2-3 जो पुराने जनरेशन के हैं, मतलब वो उनको इस काम को जानते हैं। इट्स एन आर्ट, ये ऑफ कोर्स ये आर्ट है। मतलब इसको कैसा रखना है, कितना ऊंचा रखना है। और वो मैंने जब वो बनाते हैं ना तो आपका साइज देते हैं कि आपका कौन सा साइज मैटर करेगा। और धूप कहाँ से निकलेगी, वो बाकायदा धूप का अप एंड डाउन को देखते हैं, सनराइज सनसेट को देखते हैं, और विंड को देखते हैं कि किस तरह बनानी है। और मतलब वो हर मतलब मैंने बहुत सारी चीजें मिट्टी की बनती हुई देखी है। दीवार का जो वो बेस रखते हैं वो 4-5 फुट रखते हैं। घर का वो जो बेस रखते हैं वो 2 फुट रखते हैं। तो हर चीज का एक अलग होता है। अच्छा शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जबरदस्त, आपने और नजीब साहब ने हमें, और सुहेल ने भी। ये अ, सफीरा, इसमें एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस नहीं किया, वो मैं आपको बता दूं। जी जी वो जरूर। हमारा कुछ अफगानिस्तान से ये स्ट्रक्चर आया हुआ है, कुछ आई थिंक ईरान का इन्फ्लुएंस है। कुछ पुराने घर हैं, कुछ किले हैं, जो बड़े बड़े किले हुआ करते थे, लोग उसमें रहते थे। उसके जो कमरे हैं वो गुंबद की तरह है। अंदर से अगर आप देखेंगे तो आपकी आवाज भी गूंजेगी, और इट हैज अ बाउल काइंड ऑफ शेप इनसाइड द रूम, और वो ऐसा गोल सा है। तो ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कुछ घरों में तो इसके ऊपर काम हुआ है बाकायदा, नक्श निगार बने हुए हैं। कुछ पुराने जो टॉम्स हैं, कुछ पुराने जो किले हैं, कुछ पुराने जैसे कि मीर जाकर का किला है, या इस तरह के और पुराने किले हैं, तो वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर काम हुआ होता है, बड़ा खूबसूरत सा, वो आपको वहां देखने को मिलता है। और कुछ घर है रिहायश जहाँ पे यही स्ट्रक्चर है। और मैंने जो यहाँ पे वो घर देखे हुए, वो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ देम आर रेफ्यूजीज, तो अफगानिस्तान से आए। और उन्होंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की है अपने घरों की, ज्यादातर इसी तरह का है जो मैंने आपको बताया, उसी तरह। और एक इनमें एक चीज और भी है जो अभी यहाँ पे हमने देखी है, पहले इस तरह का नहीं था। बेसमेंट जो है वो फुल बेसमेंट नहीं होती। बेसमेंट समझ ले कि आधा रूम रूफ उससे बेस से जमीन से ऊपर होता है, और आधा अंदर होता है, ये बेसमेंट होता है। उसके ऊपर फर्दर जो रूम्स होते हैं वो बनते हैं। आई डोंट नो द साइकी एंड द फिलोसफी बिहाइंड दिस, बहरहाल ये स्ट्रक्चर है। और ज्यादातर ये अफगान रिफ्यूजी जो हमारे साथ जमीन यहाँ पे रहते हैं, हमारा क्वेटा रिजाइड करते हैं साथ मिलके, वी हैव विटनेस कि उनके घर इस तरह के बने हुए हैं। एंड पर्सनली मैं खुद कंधार गया हुआ था, तो मैंने वहां भी ये स्ट्रक्चर देखा। लोगों के घरों में गुम्बद टाइप इन्होंने जो है वो बनाए होते हैं रोज में, और बड़े ही ठंडे रहते हैं। कंधार एंड पंजाब और सिंध की जो गर्मी है सेम, और वहां पे बड़ा वो बेनिफिशियल है। अच्छा, अब अभी में कुछ ज्वाइन करना था, जिन्होंने जो फोटोग्राफर्स बलूचिस्तान से थे, और कुछ हमने सिनेमा की भी बात करनी थी, मगर यह है कि कुछ इंटरनेट का मसला हो गया उन लोगों का की तरफ भी। तो अब हमने सोचा है शहाब साहब और नजीब साहब की इजाजत से हम इस ये जो ग्रुप है बलूचिस्तान ट्रैवल बलूचिस्तान का, इसके अंदर शहाब साहब ने, नजीब साहब ने और बाकी लोगों ने बलूचिस्तान के जो खूबसूरत इलाकों की कुछ तस्वीर और वीडियोस शेयर की हैं, तो हम दिखाते चले अभी आज के सेशन में लाइव में। श्योर श्योर।
दिखा दिया जाए शाह साहब की आवाज नहीं आप दे रहे प्लीज थे सर, आज प्लीज। कि इस दौरान में हमें बलूचिस्तान की बहुत सारी जो है वीडियोस तस्वीरें वगैरह आती नहीं है मुख्तलिफ इलाकों की घरों की। तो ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक वीडियो है, अभी मैं ख्याल प्ले नहीं हो सकती, मगर पिछली जो वीडियोस हैं वो हम आपको दिखाते चलते एक सीरीज पूरी चलते। ये तो घर उन्होंने दादा का अपना, और ये बेम्बू से बना हुआ स्ट्रक्चर, और ये मड हाउस और एक मस्जिद। वीडियो में दिखाई थी, मतलब ये जो वीडियो इसने बनाई है रेल आईशॉट ने बनाई है, ये बड़ी अच्छी वीडियो है। मतलब ये इसमें से बोलान के मल्टीपल टनल्स मतलब दिखाए जी गए हैं। मल्टीपल टनल्स जी हैं जो अंग्रेज के जमाने में बनाए गए हैं, और ये मतलब उसको बलूचिस्तान को सिंध के साथ कनेक्ट करती है, ये वो रूट है। जी। अ, अच्छा, एक ये हो गई। बाद ने सेशन ज्वाइन कर लिया है, उनको इनवाइट करें कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अच्छा, वो आ गई है। मुझे असल में मैं ख्याल है वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। ठीक 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 ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आई एम सॉरी लेट हाजिरी लगाने के लिए। कोई मसला नहीं मैडम, बलूचिस्तान है, यहाँ पे ये चीजें चलती हैं। तो मैडम काइंडली अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं, और इसके बाद जो आपने बलूचिस्तान में रिसेंट टूर हमारे साथ लगाया था उसका थोड़ा हम्म। एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, मेरा नाम जबाद अनवर है, और मैं वश टीवी की, वश न्यूज़ चैनल की जो हूँ, हेड ऑफ मीडिया और एंटरटेनमेंट हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट, जिसमें मैं जो है मोशन पिक्चर्स और आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। और इस तारुफ में इंक्लूड करती चलूँगी कि मैं बलूचिस्तान के माया नाज अदाकार अनवर इकबाल बलोच की बेटी होने का एजाज़ भी रखती हूँ। तो जबरदस्त। जैसे कि शहाब ने कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि बलूचिस्तान का जो इस दफ़ा हमने ट्रिप किया था वो कैसा रहा। देखें, बलूचिस्तान से, क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मेरा ननियाल बलूचिस्तान से है, तो मैं जब से पैदा हुई हूँ एवरी समर्स मैं ज़रूर जाती हूँ बलूचिस्तान। और मुख्तलिफ इलाकों में हम जो हैं घूमते रहते थे। तो बचपन में पता भी नहीं चलता था कैसे बड़े मजे से हम जो है मामू की जीप में बैठ के कहीं भी चले जाते थे पिकनिक करने के लिए, और कैसे कैसे इलाकों में गए। लेकिन अब सिक्योरिटी की सिचुएशन कुछ सालों से हमने सुनना शुरू कर दिया था कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी ऐसी नहीं है कि वहाँ खवातीन जा सकें। इतना आसान नहीं है उनके लिए जगहें एक्सेस करना। बट दिस टाइम अराउंड जब मैं शहाब के साथ खुजदार गई और वहां पे हम मूला चुट्टोक गए, अनफॉर्चुनेटली वो हम कर नहीं सके पूरा, लेकिन हम दूसरी जगहें गए। तो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की कि अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान इज वेरी सिक्योर इन टर्म्स ऑफ फॉर वेमेन। खवातीन बहुत आराम से जो है वहाँ ट्रैवल कर सकती हैं, बहुत आराम से कैंप कर सकती हैं। वी कैंप्ड ओवर देयर, और हमारे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मेरे ख्याल से शहाब के अलावा कोई आदमी था ही नहीं हमारे साथ उस ट्रिप पर।
लेकिन हम बिल्कुल मजे से हमने वहां पे कैंपिंग भी की और हम अपना एंजॉय कर रहे थे। तो एक चीज तो इसमें साबित हो गई कि ये सिर्फ एक बात है कि खवातीन के लिए बलूचिस्तान जो है वो सेफ नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरे ख्याल से, जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि सफाई का ख्याल बिल्कुल नहीं किया गया है, बाथरूम्स नहीं है वहाँ पे, जो कि लेडीज़ के बेसिक मसले हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो दैट आई फेल्ट वेरी ऑनेस्टली। और कुछ लोकल्स की तरफ से भी, क्योंकि उनको भी अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। हाँ, टूरिस्ट ट्रिप्स कराची से, लाहौर से आ रहे हैं, लेकिन लोकल्स का रवैया उनके साथ अभी भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो हमें अगर टूरिज्म पे काम करना है बलूचिस्तान में, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ेगा और इसको बड़े सतह पे देखना पड़ेगा कि भाई ये हमारी जगह है, इट्स आवर लैंड। अगर कोई बाहर से भी आता है और कचरा करता है तो एक सिस्टम के तहत इस चीज को हम एड्रेस करें, उसको देखें, फाइंस लगाएं, जुर्माने होने चाहिए ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर कि ये जो कचरा फेंक फेंक के जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स इनको लेकर आ रहे हैं, उन पर फाइंस लगने चाहिए, सफाई होनी चाहिए। उनको कहा जाए कि आप आते हैं, पिकनिक करते हैं, अपना कचरा अपने साथ ले जाएं, आप यहाँ पे उसको फेंक के क्यों चले जाते हैं? हमारे जो है स्ट्रीम्स गंदे हो रहे हैं, रिवर्स गंदे हो रहे हैं। फिर हमें थोड़ा सा बाथरूम्स और वो चीजें बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा हमें चीजों को मोबिलिटी की तरफ ले जाने की जरूरत है, ताकि एक स्मूथ टूरिज्म की तरफ हम जा सकें। जबरदन साहिबा, बहुत आपको खुशामदीद हस्तों सदारे की जानिब से। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे दरमियान एक खातून बलूचिस्तान से जिनका सिनेमा से ताल्लुक है। कुछ हम बलोची सिनेमा के हवाले से भी जानना चाह रहे थे कि वहाँ की कोई बलोची जुबान में बनी हुई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म या उसके सिनेमा के बारे में हमें कुछ बताइएगा। जी देखिए, सिनेमा बलूची के। सिनेमा के बारे में मैं यही कहूंगी कि बलूची सिनेमा का आगाज ही मेरी फैमिली ने किया। बलूचिस्तान की सबसे पहली बलूची फिल्म हमल उमागन, जो कि 1976 में बनी थी, वो मेरे बाबा जान ने बनाई थी। एंड एट द एज ऑफ 17 ही मेड दिस फिल्म। और अनफॉर्चुनेटली उसे जो है सिनेमाज में रिलीज नहीं होने दिया गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, जो कि हम बलोचों के अंदर एक होता ही है, हम करते हैं ये हरकतें। और अगर उस वक्त उस फिल्म को रिलीज होने दिया जाता तो आज बलूची सिनेमा वुड हैव स्टूड नेक्स्ट टू ईरानी सिनेमा, या कोई भी आप जो है फॉरेन लैंग्वेज के सिनेमा को अगर कंपेयर करना चाहें, तो उसमें इतना पोटेंशियल था। लेकिन उस वक्त ना रिलीज होने की वजह से हमारा सिनेमा बहुत पीछे चला गया। तो अब मैं देख रही हूँ कि दोबारा से रिवाइवल हो रहा है रीजनल सिनेमा का। फिल्में जो हैं दोबारा से आना शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट अभी हम एक बलूचिस्तान के जो है फिल्मों से रिलेटेड हम एक फिल्म फेस्टिवल भी करने जा रहे हैं, तो हमारे चैनल पे। तो उसमें जो है बलूचिस्तान में जो जुबानें बोली जाती हैं, चाहे वो पश्तो हो, ब्राहवी हो, बलोची हो, फारसी हो, उन तमाम लैंग्वेजेस की फिल्मों को हम जो है वो कर रहे हैं, सो दैट इससे एक तो एक यूनिटी बनती है और सारी दुनिया को पता चलता है कि बलूचिस्तान देखें। अनफॉर्चुनेटली मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि फिल्म टीवी एक ऐसा मीडियम है जिसपे आप बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अ, और इसलिए बलोची फिल्मों का या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली फिल्मों का आना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारा जो लैंडस्केप है, हमारी जो चीज़ें हैं, वो एक बड़े पैमाने पे जो है इंट्रोड्यूस होंगी। उसके अलावा हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बलूचिस्तान के क्या मसाइल हैं, क्या किन चीज़ों से बलूचिस्तान जो है दुश्वार है, किसी को पता ही नहीं। आप यहाँ कराची वालों से अगर पूछें तो दे डोंट इवन नो कि क्या है बलूचिस्तान का बेसिक मसला क्या है, बिकॉज इट्स नेवर बीन डॉक्यूमेंटेड एंड इट्स नेवर बीन शोन। तो फिल्मों का ये एक बहुत ज़रूरी हम इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि हमारी फिल्में जो हैं ये सिनेमा में रिलीज हों, बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हों, फीचर फिल्म्स आए, डॉक्यूमेंट्रीज आए। और आ रही हैं माशाल्लाह से, काम हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, मैं खुद बैठी हुई देख रही हूँ।
काफ़ी सारी फिल्में हमारे पास आई हैं, न सिर्फ बलूचिस्तान से बल्कि ओमान में भी, क्योंकि बलोचों की तादाद बहुत बड़ी है, ओमान से भी आ रही हैं, बहरीन से भी आ रही हैं। तो खुशी की बात है और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह, क्योंकि हम टैलेंट में तो बहुत, माशाल्लाह हमारे पास बेतहाशा टैलेंट है, अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह हम फ्लरिश करेंगे इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। अपने काम के हवाले से अगर आप कुछ जुमले कुछ कहना चाहें। जी बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझसे जब कोई पूछता है ना कि आप काम क्या करती हैं, तो मैं कहती हूँ मैं बहुत सारा काम करती हूँ। मैं किसी एक ये मेरी बहुत सारी आइडेंटिटीज है, मैं किसी एक के हवाले से बात नहीं कर सकती। टू सम इट अप, मैं अक्सर ये कहती हूँ मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, जी। और मुझे कहानी किस जुबान में, किस तरीके से, किस टूल के साथ एक्सप्रेस करनी है, मैं बस वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। कभी फिल्म के जरिए बता देती हूँ, कभी किसी तस्वीर के जरिए, कभी पेंटिंग के जरिए, कभी शायरी के जरिए, और ये सारी मीडियम्स हैं एक्सप्रेशन के। तो जी। कपड़े भी डिजाइन कर रही हूँ, तो आर्ट वर्क भी बना रही हूँ, ये सारी चीजें कर रही हूँ। जी। जी। लेकिन अब यू नो हैविंग अ लार्ज स्किल सेट एंड एन एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स, मैंने फाइनली, मीडिया में तो खैर मैं बहुत टाइम से थी, मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही थी, लेकिन अब जो है मैंने स्पेसिफिकली बलूची मीडिया को अपने जी। उसमें ले लिया है। ये बेसिकली मैं इसी हवाले से आपसे सवाल था जी कि जी पर्टिकुलर जो बलोची फिल्म के हवाले से जो आपने जी काम और देखा है, जी। उसके बारे में अगर कुछ आप आगाही अगर दे सकें। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, मैं वजह रीजन ये है कि मैंने देखा है कि मेरी कम्युनिटी को मेरी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरे जैसे जो है लाखों हैं दूसरी इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन मेरे जैसे बहुत कम है मेरी अपनी कम्युनिटी पे जब बात आती है। चाहे हमारे चैनल्स हों, चैनल हमारा एक ही चैनल है, चाहे कोई और चीज हो, वहां पे आप देखेंगी बलोच खवातीन या बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली खवातीन कम है। तो कोशिश ये है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा मैं खवातीन को इनकरेज कर सकूं कि वो भी आए, मीडिया में आए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके खुद को एक्सप्रेस करें, अपनी बात कहें। और ये जो एक स्टिग्मा है कि टीवी मीडिया ये एक खराब चीज है, बुराई है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, या हमारी खवातीन अगर मीडिया पे आ जाती हैं तो हमारी इज्जत नफ्स का सवाल खड़ा हो जाता है इसके ऊपर। तो इन चीजों को मैं इरेडिकेट करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो। और दूसरी बात ये है कि आई थिंक अब बहुत हो गया ना कि हम हर चीज के अंदर जो है, वैसे ही पाकिस्तान तो वैसे ही पीछे है, बलूच कौम और उससे भी ज्यादा पीछे है। तो जबकि आप देखें तो कोई ऐसी चीज है नहीं जिसमें जो है बलोच में कोई कमी है, या बलूचिस्तान के लोगों में कोई कमी है, टैलेंट हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, यू नो माशाल्लाह से खुद कफील हैं। तो क्या वजह है कि हम जो हैं पीछे हैं, हमें अब अपॉर्चुनिटीज की कमी है। मुझे याद है, मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक दफा वर्कशॉप देने के लिए गई थी। तो वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं स्कूल के बच्चों के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी इतनी कम। द रीजन इज बिकॉज उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, उन्होंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं है कि अगर वो आर्ट एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उनको बस ये तो पता है कि ये मटेरियल है, इस तरह काम होता है, और उसके बाद क्या होता है वो उन्हें नहीं पता। रोड मैप ही नहीं है। और ये चीज हर हर उसके उसमें आप देखेंगे तो यही चीज है, दे डू नॉट नो, दे उनका कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं दिया गया है उनको। तो वो compete कैसे करेंगे? आज हम अपने फिल्म मेकर से, मैं अक्सर पूछती हूँ फिल्में बनाते हो आगे क्या करते हो उस फिल्म का, यूट्यूब पे डाल देते हैं। उससे क्या होता है? दुनिया भर में फेस्टिवल्स हो रहे हैं, आप अपनी फिल्में फेस्टिवल्स में भेजें, तो उनको पता ही नहीं कि कैसे भेजना है फेस्टिवल में, कैसे जाती हैं फिल्में फेस्टिवल में। मार्केट करना नहीं आता, अपने काम को मार्केट करना नहीं आता। हम अगर टूरिज्म की बात कर रहे हैं आज बैठे हुए, तो
मैं अक्सर शहाब को भी कहती हूँ, मार्केट कैसे करोगे? अगर हमें टूरिज्म फैलाना है, लोगों को लेकर आना है बलूचिस्तान में, तो वी हैव टू मार्केट इट। सबसे पहली बात तो ये है, क्या क्या चीजें हैं बलूचिस्तान में, कैसी कैसी जगहें हैं, किसी को कुछ नहीं पता। 2 तस्वीरें मैंने लगा दी इंस्टाग्राम पे तो सब पागल हो गए कि तो बलूचिस्तान लग ही नहीं रहा। ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं है बलूचिस्तान में क्या कुछ है। एंड फॉर दैट आई थिंक मीडिया एक, मेरे हिसाब से, एक ऐसा एवेन्यू है जहाँ पे ये सारी चीजें कलेक्टिवली इनके ऊपर काम किया जा सकता है। और ये जो है आपको सारी दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। तो मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ उसी हिसाब से। बहुत खुशी हुई जान के जबेद, आप जैसी खातून से मिलके। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि मीन बड़े खूबसूरत लोग हैं बलूचिस्तान के। और मेरी जितने भी यहाँ पे मुलाकात हुई है लोगों से, सोहेल हैं, दानिश हैं, मिना है, और भी काफी लोग हैं जहाँ पे हम लाहौर में उनसे मिलते हैं, बहुत ही ज़हीन और फतीन बल्कि कहना चाहिए। और बिल्कुल। अपने शोबों में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और एक बड़ी गहरी और एक बोली ना, आपको नेचर कुदरत के साथ और जुड़ने सबसे से। बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो बलूचिस्तान के लोगों की है, देर ऑनेस्ट। जी आपको बिल्कुल। स्किल मिल जाएगा, आपको जो है जहानत मिल जाएगी, लेकिन ऑनेस्टी और इज्जत और लिहाज, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मैं आपको बताऊं, मेरे ऑफिस में जो है हमारा 90% जो एम्प्लॉयज हैं बलोच हैं। बाकी 10% जो है वो दूसरे कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। एंड आई हैव वर्कड 11 years, मोर देन, बल्कि 14 years इन डिफरेंट चैनल्स, इन डिफरेंट प्लेसेस। जितना कंफर्ट और जितना सुकून मुझे यहाँ मिलता है, मुझे कहीं नहीं मिलता। उसका रीजन ये है कि आपके ये रोजाना की ना, आपको आपको पता चलता है ना इनके अंदर जो है प्रोफेशनल जेलसीज हैं, ना इनके अंदर जो है डिसऑनेस्टी है। ये आपको जो है धकेल के आगे बढ़ना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, मैं एक औरत होने की हैसियत से आपसे कहती हूँ कि जितने भी मर्द हजरात काम करते हैं ना हमारे अंडर, मेरे अंडर स्पेशली, वो इसको जो है ये नहीं समझ, उनकी उनकी ईगो हर्ट नहीं होती कि एक औरत हमें ऑर्डर दे रही है, एक औरत हमें काम बता रही है। वो इसे इज्जत समझते हैं और पूरी इज्जत के साथ उस काम को करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि बहुत बड़ी क्वालिटी है एक सक्सेसफुल कम्युनिटी की। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि यहाँ पे जेंडर बायसनेस नहीं है। मर्द और खवातीन, बलोच मर्द खवातीन साथ साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है कि हमारी खवातीन को जो है वो पीछे किया जा रहा है, या उनकी जो है बात नहीं मानी जा रही है, उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। जी बहुत शुक्रिया जबीर साहिबा। उम्मीद है कि आइंदा भी आपसे बातचीत का सिलसिला और कम्युनिकेशन जारी Thank रहे। you. और बिल्कुल Sophia, रहेगा। if you allow me. जी अदीब साहब प्लीज। Okay. तो Thank you very much. जी Thank you very much for coming up, and it was such a valuable addition and an important insight. And I really admire the effort that you're working on, and I hope that they bring food. I specifically want to know about that movie piece or cinema piece we were talking about of your father that sadly couldn't be released. I want to know that is it available now, or if somebody wants to hold a screening of it somewhere, is that a possibility? अस्सलाम वालेकुम अंदलीब, इट वाज लवली बीइंग ऑन दिस सेशन। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मजा आया। और थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमेशा जब जब आप बुलाएंगे मैं आऊंगी। यस, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब अगर आप देखना चाहें तो, बिकॉज इसकी इट हैज बीन स्क्रीन्ड मल्टीपल टाइम्स, इवन अब्रॉड। बहरीन में भी उसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी, ओमान में भी रखी गई थी। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो इट्स अ मास्टरपीस एंड आई वुड रेकमेंड एवरीबडी शुड वॉच इट। क्योंकि हम्मल बलोची हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हु फॉट विद द पोर्चुगीज अपनी लैंड के लिए, जो कि आज अस्तोला आइलैंड है। उसके ऊपर ये कहानी रिवॉल्व करती है। और अगर आप उसको देखें कि 1976 में क्या जबरदस्त जो है फिल्म बनाई गई इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे उसकी सिनेमाटोग्राफी है, चाहे उसके कॉस्ट्यूम्स हैं, उसके वॉर सीन्स हैं, उसमें एक्चुअल पोर्चुगीज के साथ जंग दिखाई गई है, म्यूजिक है, उसकी उसकी शायरी, उसकी राइटिंग। इट्स अ मास्टरपीस एंड इट्स अ मस्ट वॉच।
और उसमें हमारे जितने भी टॉप के शायर, अदीब, एक्टर्स, वो सब इन्वॉल्व थे, उन सब की एक काविश थी मिली हुई। तो आप जरूर देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल है, और अगर इंशाल्लाह फ्यूचर में मौका मिला तो हम इसकी स्क्रीनिंग भी रखते हैं। Thank you very much. It was such an addition to my knowledge, and now I'm really eager to go ahead, not only to watch it. Otherwise, I will request everybody, even Hastonis, that we will try to hold at least not even the complete, if it is not possible, because I'm not aware of the duration, but we can at least partial screening of it. We can do it even as part of this session, or at जी least to बिल्कुल, display some themes of it, so people will be बिल्कुल, aware that what kind of cinema the एब्सोल्युटली, Balochistan एब्सोल्युटली, has been. वी So कैन I, डू I दैट। request everybody to look into that possibility. We'll definitely try to do that. अदनान का सवाल है कि उम्मीद है कि इसमें सबटाइटल्स भी होंगे। अदनान साहब खुद ही अनमाइक, अगर माइक अनम्यूट करके मुख्तसरन कोई आखिरी कुछ कलम आप जी कहना चाहें। शुक्रिया सफीरा जी। I'm sorry मैं ना नाम नहीं पढ़ सका इनका, वो जी कैनवस ही लिखा है, तबत लेकिन साहिबा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंसाइट शेयर करने के लिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो आपने शेयर की अपने सिनेमा को लेके। मैं डेफिनेटली मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स करते देखा है अपने बलोची लैंग्वेज के अंदर। उनकी मूवीज़ देखी है मैंने कहीं एनसीए में या इर्द गिर्द, बट डेफिनेटली वुड लव टू वॉच दिस एज वेल। और मेरा सवाल यही था कि उम्मीद है कि ये जो फिल्म्स आपने बताई हैं उनके सब टाइटल्स भी मौजूद होंगे। जो रिसेंट जी जी। टाइम में अगर कोई अच्छी बड़ी फिल्म आपकी नज़र से गुजरी हो या आपको अंदाज़ा हो, वो किस जॉनरा की है और किस तरह की है, जो जो आपको लगता है कि एक अच्छी प्रेजेंटेबल फिल्म है फ्रॉम द बलोची लैंग्वेज। थैंक यू। जी अदनान, बिल्कुल उसके अंदर सबटाइटल्स भी हैं, तो आपको आसानी होगी देखने में। और अभी हाल ही में मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लियारी की फिल्मों को जो है ना बहुत ज्यादा देखती भी हूँ, इनको क्रेडिट भी देती हूँ। और लियारी में मैं काम भी बहुत ज्यादा करती हूँ, बिकॉज ये बहुत मेहनती हैं, और अपनी मदद आपके तहत व्हाट दे हैव गॉन थ्रू सो मच, लेकिन उसके बावजूद वो आज खड़े हुए हैं, और अपनी मेहनत के थ्रू उन्होंने अपने आप को साबित किया है। और लियारी के कुछ फिल्म मेकर्स ने 2 साल पहले एक फिल्म बनाई थी जो कि बॉक्सर्स के ऊपर मेरे ख्याल से बेस्ड थी, क्योंकि लियारी में आपको पता है बॉक्सिंग और साइकिलिंग और स्पोर्ट्स में ये लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी ना कोई पजीराई है, ना इनको कोई मदद करता है। अ, इनकी सारी जो आप अगर जाएं लियारी के स्कूल्स में भी देखें तो बहुत खस्ता हालात में है, गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन यहाँ से बड़े बड़े फुटबॉलर्स निकले हैं, यहाँ से बड़े बड़े बॉक्सर्स निकले हैं। तो अगर इनकी जो है सहूलत दी जाए इनको, तो पाकिस्तान का ये नाम कितना रोशन कर सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई तवज्जो नहीं है। तो ये एक बॉक्सर की कहानी है, और उसकी जर्नी है, उसकी स्ट्रगल है कि वो किस तरह जो है सरवाइव करता है इन तमाम हालात में। क्योंकि लियारी आपको पता है ड्रग अब्यूज से भी गुजर रहा है, हमेशा से था, जब से हम जानते हैं उसमें ये एक लानत है लियारी के अंदर। और उसके बावजूद जो है वहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे आर्ट स्कूल्स बनाए हुए हैं, ताकि वहाँ पे माएँ अपने बच्चे लाके दे देती हैं, उनसे फीस नहीं ली जाती, सो दैट किसी तरह वो कुछ ना कुछ करें और ड्रग अब्यूज से दूर रहे। तो ये बहुत बड़ा काम वहाँ पे हो रहा है, लोग वॉलंटियरली कर रहे हैं। और ये फिल्म भी तकरीबन इन्हीं टॉपिक्स को कवर करती है, इन तमाम चीज़ों को टैप करती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप ज़रूर देखें। दोदा इज समथिंग टू वॉच। उसके अलावा भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, अगर आप चाहें तो मैं जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैं लिंक्स भी वक्तन जरूर। वक्तन शेयर करती रहूंगी, सो दैट आप ये चीज़ें देखें। और अगर मुमकिन हो सके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जी जी अगर जी। मुमकिन हो सके तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी अगर आप शेयर कर दें, सो वी कुड मैं फॉलो, बिल्कुल लाइक कर दूँ, मैं अपडेट्स मिलती बिल्कुल कर रहे। दूँ, थैंक जरूर यू वेरी जरूर मच। मैं बिल्कुल कर दूंगी। जी सोहेल साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? सोहेल नसीर साहब हमारे साथ तुर्बत से मौजूद हैं। जी सोहेल। जी मैं मेरे ख्याल से मोस्टली बातें हो गई, लेकिन ये सच है कि बलूची फिल्म
इंडस्ट्री शुरू अम्मल उमागंज से हुआ है। मैंने भी देखा था 2017 में, जब ये स्क्रीनिंग इसकी हुई थी। वो कुछ पॉलिटिकल रीजंस के वजह से नहीं रिलीज हो पाए, लेकिन उसके बाद अब बलूची सिनेमा को हम इस तरह से देख सकते हैं कि अब पूरे बलूचिस्तान में एक भी सिनेमा नहीं है, थिएटर नहीं है मतलब देखने के लिए, और ना कोई वहाँ एनसीए ना बेएनयू है। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करते हुए स्कूल के स्टूडेंट इसलिए लगते हैं क्योंकि पूरे बलूचिस्तान में तब तक एक ही यूनिवर्सिटी था, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। तो उसके बावजूद भी बहुत ही मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं खुद सिनेमा का शौकीन रहा हूँ और जो लोग सिनेमा पे काम कर रहे हैं मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, अमानीब शरीफ को नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं। उसने मास्टरपीस फिल्में बनाई हैं 2000 के दहाई में। अब वो पॉलिटिकल रीजन के वजह से बलूचिस्तान में नहीं रह सके, अपने फिल्म करियर नहीं कंटिन्यू कर सके, वो अब जर्मनी में अजाइलम लेके बैठे हुए हैं। मतलब उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बाला, जो जिस कैमरे और जिस ऑलमोस्ट जीरो बजट से, एक तो ये जान ले, मैं जितने लोगों को जानता हूँ कि बलूचिस्तान में जितनी फिल्में बनी हैं वो बिल्कुल उनकी अपनी मदद से ही बनी है। उनको उनका कोई बजट था ना, कोई पैसे का ना, कोई इकोनॉमल कोई तरीका था। वो जिस कैमरे से बनाई गई है उसके रिजल्ट आज के आईफोन 7 से भी कमतर है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन देखी जाए तो मेरे ख्याल से वो ईरानी सिनेमा से कंपेयर की जा सकती है। मैं नहीं कहता हूँ कि वाकई बहुत ज्यादा अच्छी फिल्में बनी हैं, लेकिन दो तीन डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने बिना किसी पैसा के, बिना किसी प्रोफेशनल एजुकेशन के, मतलब अब आ रहे हैं लोग सीखने। एनसीए में कुछ स्टूडेंट्स आए और उनका ये हाल है कि मतलब मेरा दोस्त कमालन बीबगर, जो एनसीए आने से पहले उसने 3-4 फीचर फिल्में वो बना चुका था। वो 20-25 से ज्यादा म्यूजिक वीडियोस के ऊपर काम कर चुका था। एनसीए में उसको पहले साल एडमिशन नहीं मिला, लेकिन वो इतना पक्का था कि उसने मतलब उसको उसने म्यूजिक और सिनेमा दोनों के लिए अप्लाई किया, और म्यूजिक के लिए उसे एडमिशन मिल गया। तो 1 साल पूरे एनसीए में रहा ताकि वो वहां रह के लोगों को कन्विंस कर सके कि मैं जेनुअनली सिनेमा के लिए काम करना चाह रहा हूँ। फिर दूसरे साल उसने फिर से और वो वाकई कामयाब, और उसने वहां से दूसरे साल शुरू से शुरू किया सिनेमा पढ़ने के लिए। तो मतलब बलूचिस्तान में वाकई सिनेमा के लिए कोई कंड्यूसिव हालात नहीं थे और अब भी नहीं है। मतलब अब भी जितने फिल्म मेकर हैं मैं जिनको जानता हूँ, ये यूट्यूब पे इसलिए डालते हैं क्योंकि उनके पास एक डीएसएलआर होता है, और वो भी वो चंदा करके किसी दोस्त से मांग के, उनकी अपनी एक क्रू होती है जो अपना सब कुछ छोड़ के बस उस फिल्म के लिए बनाने के लिए इकट्ठे होके बनाते हैं। इस हालात में जो सिनेमा बलूची में चल रहा है, मेरे ख्याल से हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और सबटाइटल के साथ फिल्में हैं, आप देखें। अगर जीरो बजट में जो म्यूजिक वीडियोस बन रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है फीचर फिल्मों पे वो काम नहीं इतना कर पाए हैं, जो शॉर्ट फिल्में हैं खासकर और जो म्यूजिक वीडियोस हैं, तो उन लोगों को उन्होंने बड़ा मेहनत करके, और सिर्फ मेहनत करके ही काम किया है, क्योंकि उनके पास ना इक्विपमेंट्स थे ना उनके पास स्किल था। तो बलूची सिनेमा हम कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग पे है, लेकिन बहुत अच्छे और मेहनती लोग इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं। अगर आइंदा हालात ठीक हुए तो वो मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि वो बलूची सिनेमा को आगे ले जाएंगे, और बाकी जो इश्यूज हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जाता। और एक और चीज मैं बलूची सिनेमा के थीम्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि जब अर्ली 2000 में फिल्में शुरू हुई तो मोस्टली वो कॉमेडी फिल्में थी, और वो ऑलमोस्ट उनका ना कोई प्लॉट स्ट्रक्चर था ना कोई सिनेमाटोग्राफी, इस तरह से थे, बस लोग एंटरटेन होके देखते थे। एक तो ये कि आप एक चीज इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 70s में जो फिल्म निकला था उसमें फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उसमें फीमेल कैरेक्टर्स हैं और वो बेली डांस कर रहे हैं। मतलब 70s में बलूची में एक फिल्म निकला है और उसमें फीमेल्स बेली डांस कर रहे हैं, और अर्ली 2000 में बलूची फिल्में आ रही हैं उनमें फीमेल्स काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा। तो इसमें बड़े जो पॉलिटिकल, खासकर जिया का इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस था, इसमें बड़ा दखल था। अभी भी बलूची फिल्मों में
मैंने कोई इतना खास कोई फीमेल लीड रोल नहीं देखा है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। कुछ ही 2-3 इंडिपेंडेंट फीमेल्स हैं जो काम करना चाहती हैं, वही आके काम कर पाती हैं, नॉर्मली उसमें अलाउड नहीं है। लेकिन जो थीम्स उसके बाद तो 2000 के बाद रही हैं, वो बड़े नेशनलिस्टिक किस्म की फिल्में रही हैं। मतलब जिस जो सिचुएशन बलूचिस्तान में रहा है उसी को रिप्रेजेंट करने की बलूचों ने कोशिश की है कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं कि बलूचिस्तान में ना कोई यूनिवर्सिटी आ रहा है, ना बलूचिस्तान में कोई सिनेमा के ऊपर काम हो रहा है, ना बलूचिस्तान में आर्ट को, पोएट्री को बढ़ने दिया जा रहा है। मतलब रिसेंटली सारे बलूची एकेडमियों के फंड वापस लिए गए। लेकिन कुछ देर बाद वो सारी जो लोग थे जो फिल्में बना रहे थे, जिनमें डॉक्टर अनीफ शरीफ हो गए या अनवर गुलाम हो गए या बाकी जितने सारे एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो ऑलमोस्ट उनको बलूचिस्तान छोड़ना पड़ा, जो बलूची सिनेमा पे काम कर रहे थे इन मौजुआत पे। तो वो तकरीबन 2013 के बाद ऑलमोस्ट सारे जितने फिल्म मेकर थे, तो अब फिर से एक नई जनरेशन आई है जो चीजों को समझकर अपने जो जो फिल्में वो बनाना चाह रहे हैं वो फिल्में नहीं बना पा रहे हैं। मतलब आप अगर उनके साथ बैठे, आप उनसे बात करें उनके मौजुआत पर, उनके स्क्रिप्ट पर, वो फिल्में वो नहीं बना सकते। तो उन्हें मजबूरी में वो फिल्में बनानी पड़ रही हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे रीजंस के वजह से आ, वो उस तरह की फिल्मों में काम करके सिनेमा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूजिक वीडियोस के थ्रू वो बलूची कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं वैसे वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज है कि कोई कौम कम ज़हीन होती है, कोई ज्यादा ज़हीन होती है। हालात होते हैं जो लोगों को बढ़ने का मौका देते हैं, नहीं देते हैं। तो बलूचिस्तान में ऐसे हालात नहीं थे कि बलूची सिनेमा नहीं, कोई चीज आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको मौका दिया जाए, वो नाउम्मीद ना हो, तो मेरे ख्याल से अच्छी फिल्में बलूचिस्तान में आगे बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया थैंक यू। सुहेल। मैं एक चीज कंटिन्यू ऐड मैम करना प्लीज। जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। सुहेल नसीर ने जो बातें कही बिल्कुल सही आपने बातें कही। देखिए, पाकिस्तान का जो सिनेमा है ना, वो ही कहीं स्टैंड नहीं करता। बलूची फिल्में तो बहुत बात की बात है। पाकिस्तान का ही सिनेमा इवॉल्व नहीं हुआ है। हम अभी भी जो है वो बॉलीवुड रिप ऑफ्स बना रहे हैं, हमारी अपनी कहानियां नहीं है। तो इसमें सबसे जो अच्छी बात है बलोची फिल्मों की, वो ऑथेंटिसिटी है। चाहे हमारी कॉमेडी फिल्में हों, चाहे जो भी हों, एटलीस्ट वो ऑथेंटिक हैं। वो एक्चुअल रियल स्टोरीज, इंसान की स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड स्टोरीज हैं। मैंने बहुत सारी फिल्में जो है हजारा कम्युनिटीज की भी देखी हैं, जो हार्डकोर उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। और ये कहानियां ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। सारी बातें अपनी जगह, कि वसाइल की कमी है, प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान को फेस हो रही हैं। एंड वी नो कि बलूचिस्तान में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। कुछ इग्नोरेंस है जिसकी वजह से बलूचिस्तान बहुत सफ़र करता है, और मल्टीपल फील्ड्स में सफ़र करता है। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमारा काम, हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले कहा, सोशल मीडिया है, मीडिया के दूसरे एवेन्यूज हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो फिल्म मेकर्स हैं या जो बच्चे काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट्स हैं, हम उनको इनकरेज करें हर तरीके से। जिस जिस जितना भी जिससे हो सकता है हम उनको इनकरेज करें। यस, दे डू नॉट हैव इक्विपमेंट। मैंने जैसे कहा, आप लियारी के फिल्म मेकर्स को देखें, अपनी मदद आपके तहत किस तरह वो पैसे, मैंने अभी हाल ही में एक फीचर फिल्म लियारी ने बनाई है दलदल के नाम से, एमिरेट्स की एयरलाइन में चल रही है वो फिल्म। और अगर आप उसको देखें, वो 0 बजट पे वो फिल्म शूट हुई है। ना कैमरा है उनके पास, लेकिन वेरी गुड डायरेक्शन। मैं वही कह रही हूँ ना कि टैलेंट की कमी नहीं है। और ये लोग कोई फिल्म स्कूल नहीं गए हैं, इन्होंने फिल्में देख देख के सीखी हैं चीजें। और आप अगर उस फिल्म को देखें तो आपको नजर आएगा कि उसमें बजट बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी तरह से भी टेक्निकली वो कमजोर फिल्म नहीं है। एंड दैट इज वाई वो एयरलाइन में चल रही है। तो समझने की जरूरत है कि हमने जब इस फिल्म को इनकरेज किया, हमने जब इस फिल्म की जो है प्रमोशंस की, हमने जब इस बात को फैलाया, तो वो जाकर एक एयरलाइन तक पहुंची और उन्होंने इस फिल्म को परचेज किया, और उससे आज उनके पास जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है।
वो फिल्म सिनेमा में रिलीज हुई, उसके वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। वो फिल्म जो है मुख्तलिफ आर्ट्स काउंसिल्स में रिलीज हुई, वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। लेकिन एक जरिया तो बना ना, आज वो जहाज में चल रही है और वहां से जो है वो और एयरलाइंस में चलेगी, और इस तरह से ये फिल्म अपना पैसा बना लेगी और वो फिल्म मेकर्स मजीद फिल्में बना सकेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमसे जितना हो सकता है हम इन 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 बच्चों को जो है इनकरेज करें, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इनकी बातें जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसी तरह से हम जब इनको ग्लोबल रिकग्नाइजेशन तभी मिलेगी जब ऐसे ग्रुप्स बनेंगे, जब ऐसे लोग इकट्ठे होंगे, जब ऐसे लोग मुख्तलिफ जगहों पे जो है आवाज उठाएंगे, बात करेंगे, तब कहीं जाके जो है इनको वो जो ड्यू है उनका एप्रिसिएशन, या आप कह लें कि जहां तक उनकी रसाई होनी चाहिए वहां तक ये पहुंच सकेंगे। ये बहुत शुक्रिया जबत साहिबा, आप के तवसत से काफी अहम चीजें जो बलोची सिनेमा की हम तक पहुंची हैं, और उम्मीद है कि आप जितने भी आपने रेफरेंसेस किए हैं और हमें आगे भी इन चीज़ों से आगाह रखेंगी। बहुत शुक्रिया। आखिर में नजीब साहब और शहाबुद्दीन साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? मैं इसमें थैंक सिंपल कुछ इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मिस जबात ने बात की और हमारे दोस्त जो गुरबत से हमें आई गेस ज्वाइन कर रहे थे, उनकी ये बात है। इफ यू नो डॉक्टर कुरतुल्लाह साहिबा, शी रन्स एन इंस्टीट्यूट विद द नेम ऑफ आईडीएसपी। तो बेसिकली वो कराची से हैं, लेकिन बलूचिस्तान को उन्होंने समझ ले कि गोद दिया हुआ है, शी इज हियर और वो यहाँ पे डिलीवर कर। वो एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रही थी कि पीपल नो अबाउट द थिंग्स इन बलूचिस्तान जो कि जमीन के नीचे है, और जो जमीन के ऊपर लोग हैं पीपल डोंट नो अबाउट दैम, लोगों के बारे में लोगों को नहीं पता। तो ये हम्म। मिर्जाबात और ये बाकी जो मेरे दोस्त थे उन्होंने जो डिस्कशन की, ये समझ लें कि उसी ही का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे लोग अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं, लोग खुद से जीते। और वो मैडम कुरतुल्लाह साहिबा ने भी यही कहा कि क्वेटा एक वाहिद ऐसा सिटी है जहां हमने देखा, बल्कि बलूचिस्तान एक वाहिद ऐसा रीजन है जहां लोगों को कोई बहाना नहीं ढूंढना होता जीने के लिए, लोग खुद से जीते। सो स्पोर्ट्स की इन्होंने बात की, बॉक्सिंग की इन्होंने बात की, इन्होंने और मेरे इमोशनल तार जो है वो हिलाए हैं। आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन सम टाइम, और ड्रीम ये था कि आई विल प्ले इन ओलंपिक्स, और within the span of 4 years I have become the part of the Wabda team in Balochistan। 4 years is बहुत कम स्पैन होता है, और आप एक मेन स्ट्रीम टीम का हिस्सा बनते हैं। वही बात है, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, सो माइंड एंड ड्रीम डाइवर्ट हुआ और हम आगे बढ़े और जिंदगी बढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंसेस जहाँ पे बहुत सारे अच्छे हैं, वहाँ पे बहुत सारे गलत भी है, लेकिन हमारे ये 3 सेशंस में हमने इन चीजों पे बात की। लास्ट और एंड सेशन में हमारी इस चीज पे बात हो रही है, ये हकीकत है। और इंशाल्लाह मेरे जैसे आप जैसे दोस्त जो बहुत दूर रह के हमसे प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, वो और हमारे ये जबात और शहाब और इस तरह के जो हम सारे यूथ है, ये हम सब इस डिस्पैरिटी को, इस अंधेरे को खत्म करेंगे। बाकी होप अगेन वही है। और मैं खुद पहाड़ों पे जाता हूँ तो एक फिलोसफी लेके जाता हूँ। मैं पहाड़ को देखता हूँ, आई थिंक यार ये 1000 ईयर से यहाँ पे खड़ा है, टस से मस नहीं हुआ यहाँ। तो ये एक मुस्तकिल मिजाजी है और एक रेजिस्टेंस है जो चल रही है, जो चल रही है, एडमायर्स की, मोटिवेट्स की, और ये सफर चलता रहता है। तो पूरा बलूचिस्तान पहाड़ों का है, और पहाड़ हमेशा खड़े रहते हैं और रेजिस्ट करते हैं। हम भी करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे की रेजिस्ट करेंगे, अच्छी लाइफ की तरफ रेजिस्ट करेंगे, सिविलाइजेशन की तरफ रेजिस्ट करेंगे, मेन स्ट्रीम की तरफ रेजिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नजीब साहब। और आखिर में शहाबुद्दीन बलोच साहब, जिन्होंने मेन थैंक यू लीड। मैम। बस मैं इनको बताना चाहता था, थैंक यू जबात, थैंक यू सोहेल फॉर अपग्रेडिंग अस। हम लोग तो टूरिज्म पे ज्यादा काम करते थे, आज ये कुछ नया सीखने को मिला, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह मैं जाके, मैंने कुछ मूवीज देखी हुई है मगर मैडम जबात ने जो रिकमेंड की, तो इंशाल्लाह आई विल श्योरली लुक एट देम। एंड सोहेल साहब, थैंक यू। Thank you, everyone. I think it was such a nice turn to the whole session towards the history of Balochi cinema, which was not enough. I'm hungry about to know more about it. I'm eager now to read more about it. So if there are any like good reads, any articles on the specifically on history of Balochi cinema, so if you
people can share it in the group. I will definitely go through it. Just coming back, just one concern. I think we have 2-3 minutes, Afira, right? जी Do जी we? प्लीज जी जी Okay. So just coming, when I joined in, we were talking about the architect, right? So just coming back to that, we have beautifully covered the history of it and the traditional architect, and we were trying to compare it with Punjab as well. No, when I see even in Punjab, the globalization and modernism has, hit the villages in a certain way, and mud houses are almost nowhere, right? यहाँ तो गुर्बत की निशानी है, कच्चे घर यहाँ है नहीं अब. और उसके अलावा भी the architect have been revolutionized. We are building bungalows. I mean, kind of architect which might not be even suitable for Punjab itself. Spanish हम्म bungalows भी देखे. I don't know whether वो Spanish हैं या नहीं. So I just want to know that how this consumerism and modernism has hit the architect, the commoner's architect in Balochistan. Like मतलब एक common बंदा जिसके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं, वो जब घर बनाने की सोचता है तो वो बलूचिस्तान में किस तरह का घर बनाता है आजकल, और मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल करता है, किस तरह के लोग आते हैं उसमें. इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ. जी जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. आई विश कि हम लोगों का वो अटायर होता है कि जो हम लोगों की प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारा आर्किटेक्चर है, या जो हमारी वो चीजें हैं जो पहले के लोग करते थे, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते. बहुत कम चीजें हैं जो हम लोगों ने साथ लेके चले हैं और वो अभी तक है. लेकिन आर्किटेक्चर के रिगार्ड में बेसिकली बहुत कम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है. बहुत कम लोग कंक्रीट की तरफ जा रहे हैं, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं. वो एक क्लाइमेट का जो चैलेंज है वो अपनी तरफ है. वो एक पहचान का चैलेंज है, वो भी अपनी तरफ. वो पहचान मालूम होती जा रही है. ये एक हकीकत है. और ये हमारा जो ये सेशन है, ये जो बातें हैं, ये इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करेंगी चीजों में. हमारा बलोच जो क्राउड है, जो बलोच यूथ है, बड़ा फोकस्ड है अपनी पहचान पे और इसको रिटेन रखने के लिए. उसमें आर्किटेक्चर जो है वो निग्लेक्टेड है. ये आपने बात की है, एंड आई विल डिस्कस इट इन आवर सर्कल्स के. यार ये भी एक सेगमेंट है और इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है, इसके ऊपर काम होना मांगता है. लिटरली यू हैव रेज़न अ वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत कम फोकस्ड है. जी मैं ख्याल है अभी तो आगाज हुआ है गुफ्तगू का कि सारे पाकिस्तान से बैरून पाकिस्तान से भी जो रिप्रेजेंटेशन इस प्रोग्राम में शामिल हुई है, और मकसद यही था कि एक गुफ्तगू शुरू की जाए, एक डायलॉग शुरू किया जाए. कि बुनियादी तो यही था कि सफ़र बलूचिस्तान, ट्रैवल बलूचिस्तान का था कि हम सफ़र करें, बलूचिस्तान को जाने, उसकी तारीख जो पिछले जो 4 सेशंस हैं और आज हमारा कंक्लूडिंग सेशन है. और वो यही हमारा सिलसिला था कि बलूचिस्तान की तारीख, बलूचिस्तान के सारे कदीमा, उसकी आर्कियोलॉजी, उसकी तहजीब, उसके रवायत, उसका कल्चर, उसका सिनेमा, और जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए जगह भी निशानदेही की गई. नजीब साहब ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी पहले हमारे सेशन में कि ट्रेन के रूट्स कौन से फॉलो किए जा सकते हैं, जहाज के लिए हमारे पास कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं, और जो बाय रोड जाना चाहते हैं, बसेस से ट्रेवल करना चाहते हैं, और या फिर अपनी कार से जाना चाहते हैं. बहुत सारे तरीके हैं, बस एक नियत की जरूरत है असल में. और सबसे जो मेन ये था कि जो आजकल कुछ लोग कंसर्न थे अपने सिक्योरिटी के हवाले से, उसके भी एड्रेस जो है बड़ा अच्छा सोल्यूशन नजीब ने और शाहबुद्दीन ने दिया. ये दोनों वहाँ पे बलूचिस्तान में ट्रेवल मैनेज करते हैं कि जब आने से पहले आप, बेहतर है कि जो लोकल बलोची है आप उससे रब्ता करके, और पर्टिकुलरली वो लोग जो ट्रैवल मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि नजीब साहब की भी अपनी जाती एक काविश है, ये भी मैनेज कर रही इनकी कंपनी भी, और माइटी बलूचिस्तान भी. इन लोगों के नंबर्स दिए जा रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और जितने भी यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया है. आप लोग इनसे रब्ता कीजिए और अपना प्लान कीजिए और डिस्कस कीजिए. ये इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर गाइड करेंगे और एक खूबसूरत रवायती, एक तहजीबी इम्तजाज जो कुदरत से अभी भी अपने रूट से, अपनी बुनियादों से जुड़े हुए हैं, और एक एक चीज़ में आपको उनका एक खलूस, जैसे जबात साहब ने बात की थी कि खलूस नज़र आता है हर उनकी आदाब में. वो जाके आप खुद जाके वहाँ पे आप खुद जाके देखिए. और इंशाल्लाह अभी है इरादा कि सितंबर या बलूचिस्तान में हस्तनीस की जानिब से और माइटी बलूचिस्तान और नजीब साहब
की जो ट्रेवल कंपनी है, और इनसे मिलके इंशाल्लाह ताला एक टूर प्लान किया जाएगा। और कोशिश होगी कि नॉर्थ और साउथ दोनों बलूचिस्तान में, एक अगर नॉर्थ से जाया जाए तो साउथ से आए, या साउथ से जाए तो हम नॉर्थ से निकले, एक कम से कम हफ्ता 10 दिन का एक टूर हो। तो बहुत शुक्रिया आपका शहाबुद्दीन बलोच साहब, नजीब खान साहब और सुहेल साहब और हमारे अंदलीब साहब। अभी तो मुझे लगता है आगाज है, अभी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने की हैं। एक तो फिजिकल जर्नी है, और एक कुछ जहनी तौर पे भी जानने की, वो भी एक सफर है। जैसे कि हाँ, I कहानियां think, है, लोक कहानियां है, हाँ, सिनेमा है, और बहुत कुछ है जानने को। और अदब है, इस पे मेरे ख्याल है आइंदा भी कोई ना कोई सिलसिला आपसे राब्ते में रहेंगे। yes. बहुत शुक्रिया। I think we should conclude it by saying that it's a beautiful beginning, not an ending. And this session was only to travel to Balochistan, and we will travel to Balochistan, but this is not the end of it. This was only to explore the traveling routes and to know more about as an introductory session. And there is much more to come, much more to discuss, and there should be more sessions on it on specific topics. So we'll come back with something soon, I believe. Well, thank you, Najib and Shahab, for bringing up such a beautiful journey in these 4 sessions only. I was amazed throughout. मतलब वाकई सही कह रहे हैं कि 4 सेशन में माशाल्लाह इन लोगों की इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी नजीब खान साहब की और शहाबुद्दीन की, कि वो 40 पे भारी है माशाल्लाह जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। और इस मुख्तसर अरसे में आप लोगों ने हमें इतनी तहजीब, आर्कियोलॉजी, कल्चर, सकाफत, वहाँ का आर्किटेक्चर, कहानियां, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ के खाने, शादियाँ, और मिलना जुलना, और सारी जो जैसे फौतगी और शादियाँ, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया। इंशाल्लाह बहुत दुआए खैर आप सब लोगों के लिए, और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर उम्मीद है कि फिर मुलाकात जारी रहेगी। आज के आप सिलसिले की आखिरी नशस्त से इजाजत लेते हैं। जी नजीब साहब। आपका बहुत शुक्रिया मिस सफीरा, अंदलीब साहब का बहुत शुक्रिया, एंड स्पेशली उस्ताद तैमूर साहब, उनका बड़ा शुक्रिया। इतना फॉर्मल और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आए। वी आर वर्किंग ऑन थिंग्स, लेकिन थॉट में नहीं था कि हम इतनी अच्छी और इतनी कंट्रीब्यूटिंग डिस्कशंस करेंगे। तो एक माशाल्लाह। प्लेटफॉर्म के लिए और कंसिडरिंग आवर बलूचिस्तान और हमारे बारे में जानने के लिए आई लिटरली थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।